मैं अभी तक आपसे बात कर चुका हूँ कि विद्युत धारा क्या होती है और विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ इन दोनों के बीच संबंध की, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आई क्या होता है, विद्युत धारा बोलते हैं इसको। विद्युत धारा किसको बोलते हैं? जब मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब एक के बाद एक जंपिंग करके गति कर रहे होते हैं किसी तार में, तो उसके विपरीत दिशा में जो है वो आवेश प्रवाह होते हैं, जिसको हम, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा किस दिशा में बहेगी? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में बहेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जाएंगे तो विद्युत धारा इस दिशा में बहेगी, है ना। तो मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा जनरेट होती है। और हम इसकी डेफिनेशन क्या है, पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है? आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश जो है वो लगातार तार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो होते रहते हैं ना, उसको आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा बोलते हैं। इसको एम्पियर में नाप रहे होते हैं हम, अमीटर से नापते हैं, अमीटर से नापते हैं। और एम्पियर इसकी यूनिट होती है, ये आपको पता है। ये सारे चर्चा जो है मैं कर चुका हूँ, है ना, मेरे ख्याल से इसके बारे में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है उसके वो भी पता है आपको। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन टी, आवेश प्रवाह की दर। आवेश Q, दर यानी कि समय से भाग देना है, तो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, विभवांतर की बात करूं, तो विभवांतर क्या होता है? विभवांतर जो है वो एक तरह से उन जो मैंने बताया ना, धारा के लिए इलेक्ट्रॉन को गति करवाना है। इलेक्ट्रॉन अगर कुछ होंगे तो अगर उनको मूव होना है तो उसके लिए कुछ फोर्स की जरूरत होगी, कुछ बल की जरूरत होगी। वो बल प्रोवाइड करता है कौन? विभवांतर। वो होता है वोल्टेज। बल प्रोवाइड करता है कौन? विभवांतर। उसको बोलते हैं वोल्टेज, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है दो विभव के बीच के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। अच्छा, और विभव क्या होता है? विभव होता है अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को विद्युत परिपथ में लाना। अनंत से किसी आवेश को विद्युत परिपथ में लाने के लिए जितने कार्य की आवश्यकता होती है, जितने कार्य की, मतलब विभवांतर क्या एक तरह से कार्य ही है। कार्य है मतलब कि किया गया कार्य किसके बराबर होगा? वो ऊर्जा के बराबर होगा। ऊर्जा के लिए फॉर्मूला पढ़ा है ना अपन ने, F इक्वल्स टू एम ए पढ़ा हुआ है, फोर्स इक्वल्स टू होता है एम इंटू ए, है ना। फोर्स के बारे में पढ़ा। इसी को हम जो है वो ऊर्जा का भी एक फॉर्मूला पढ़ा है, ऊष्मा एनर्जी के बारे में पढ़ा। ई इक्वल्स टू, ये तो खैर आइंस्टाइन आइंस्टाइन का समीकरण है, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ऊर्जा के लिए ये फॉर्मूला होता है, जो कि अभी आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है। ऊर्जा के कैलकुलेशन के लिए ये होता है। लेकिन अभी हम जो बोलते हैं, अभी केवल ये बोलते हैं कि वो जो बल लगाना पड़ेगा हमें, कुछ बल लगाना पड़ेगा ना इस आवेश को। यहाँ पर कोई आवेश है जो अनंत पर है, उसको बल लगा के धक्का दे के यहाँ तक लाना पड़ेगा, तो कुछ कार्य भी करना पड़ेगा और वो बल भी लग रहा होगा, जाहिर सी बात है ना। तो उस बल को या फिर उस कार्य को हम बोलते हैं विभव, है ना। और दो विभव के बीच के अंतर को हम बोलते हैं विभवांतर। ये बात हम कर चुके हैं। और विभवांतर को किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से नापते हैं। इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। वोल्ट मीटर जो है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है। इन दोनों के बारे में हम जो है वो आपसे अच्छे खासी चर्चा हो चुकी है कि ये चीजें होती है। अब आपसे ये बात करना है कि कुछ एक ओम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर दिया। किस किस के बीच में? करंट और वोल्टेज के बीच में। आप लोग ये तो समझ गए ना, करंट और वोल्टेज क्या होता है घर में? करंट मतलब कि विद्युत धारा आना, विद्युत धारा प्रवाह होना, उसको बोलते हैं हम करंट। और उस विद्युत धारा को बल कौन दे रहा है बहने के लिए? वो वोल्टेज दे रहा है। तो इन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित कर दिया किसने? ओम नामक वैज्ञानिक ने, जिसको हम आज ओम के नियम से जानते हैं, जिसको हम ओम के नियम से जानते हैं, ओम के नियम से जानते हैं। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम अगर कोई आपसे पूछे कि ओम का नियम बताओ, ओम का नियम हमें क्या बताता है, तो हम बोलेंगे करंट और वोल्टेज के बीच संबंध बताता है। क्या बताता है? करंट और वोल्टेज के बीच संबंध बताता है। करंट यहाँ पर क्या है? आई है। वोल्टेज क्या है? वी है। ओम का नियम क्या बताता है? करंट और वोल्टेज के बीच संबंध बताता है। ये तो होगा ही, किसी ने हमसे पूछा तब बताएंगे हम कि करंट और वोल्टेज के बीच संबंध बताता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया नियम क्या है, नियम बताओ हमको, परिभाषा बताओ, ओम के नियम की परिभाषा क्या है, वो बताओ। आपने ये तो बता दिया, ठीक है, हमने मान लिया कि जो नियम होता है वोल्टेज और करंट के बीच में संबंध बताता है, ये तो हमने मान लिया। लेकिन आप हमें बताओ उसकी डेफिनेशन क्या है, ओम का नियम बोलता क्या है? तो ओम के नियम की डेफिनेशन है, ओम के नियम की डेफिनेशन है, 2 मिनट। कृष्ण, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट में अभी पूछ सकते हो अगर इमरजेंसी है,
और नहीं तो आप फिर थोड़ा सा वेट करो बेटा, सेशन खत्म हो जाने दो उसके बाद पूछना, है ना। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ओम के नियम की परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है। परिभाषा क्या है? किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए। भौतिक परिस्थितियां कौन सी होती हैं? वो यदि किसी निश्चित तापमान पर है, टेम्परेचर पे है, तो वो उसी टेम्परेचर में रखा जाए। अगर वो किसी बंद कमरे में वायु के, जहाँ पर वायु का प्रवाह निर्धारित है, सिंपल है, ज्यादा कोई तेज हवा नहीं चल रही है या फिर ठंडी या गर्म हवा नहीं चल रही है, तो उसको वो सारी भौतिक परिस्थितियां कहलाएंगी। आड़ा टेढ़ा नहीं है वो, उस पर कोई चोट नहीं लग रही है, ये सारी चीजें भौतिक परिस्थितियां कहलाएंगी। तो किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए, उसके भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना करना मतलब उसमें कहीं टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, उस पर कोई बल ना लगा रहा हो, उसको कोई खींच ना रहा हो, है ना, वो सारी चीजें, उसमें कोई चीज लगी ना हो इलेक्ट्रिकली, और बाहर से उसको कोई लकड़ी वगैरह से टच ना किया हो, किसी दूसरे तार से टच ना किया हो, तो वही बात है, इसमें भौतिक परिस्थिति का मतलब वो हो जाता है ना। तो किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है ना। क्या बोल रहे हैं? कोई तार है, मान लीजिए ये यहाँ पर मैंने कोई तार लिया, इस तार के दो सिरे होंगे, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, दो तार हो गए। तो पहली लाइन तो बोल देता है कि भैया इसमें ना हम गर्म टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे हैं, ना इस पे पानी गिर रहा है, ना इसको खींच रहे हैं, मतलब उन सबको हमने क्या बोल दिया, एक शब्द से डिफाइन कर दिया कि उसकी भौतिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जब किसी किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में अगर कोई परिवर्तन ना किया जा रहा हो तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर मतलब कि ये सिरा एक और ये सिरा दो, दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर वी, इन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर वी, उसमें बहने वाली धारा, इस तार में कोई करंट बह रहा है, आई करंट, है ना, तो उसमें उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर वी, उसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। समानुपाती समझते हो आपने? बहुत ये वाले शब्द सुना होगा, समान अनुपात में होता है, समानुपाती होता है ना। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा लिखोगे v प्रोपोर्शनल टू, ये होता है समानुपाती का साइन आई, v प्रोपोर्शनल टू साइन, यानी कि v समानुपाती किसके होता है? आई के। तो हम क्या लिखते हैं ओम के नियम में? हम लिखते हैं कि ओम के नियम में आपको ये तार की डिजाइनिंग नहीं करना होती है, आपको केवल डेफिनेशन लिखना होती है। तो वो डेफिनेशन क्या है? किसी चालक तार की भौतिक, मैंने तार केवल आपको समझाने के लिए बताया था, किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए। चालक तार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित तो होना चाहिए। मान लो आपने कोई सी लकड़ी ले ली बराबर, लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित होगी क्या? वो तो कुछ चालक है, बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए चालक तार बोल रहे हैं, है ना, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। तो किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर वी, उसके सिरों के मध्य विभवांतर यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज क्या में नापते हैं? वी में नापते हैं ना। तो विभवांतर, सॉरी, विभवांतर मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, उसको नापते हैं वोल्टेज में। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, विभवांतर को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज में नापते हैं इसलिए उसको वी से लिखा रहे हैं। विभवांतर वी, उसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है, अर्थात, अर्थात में क्या लिखोगे? v प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपने पहले भी देखा है ना, v प्रोपोर्शनल टू साइन, और इसको क्या कर दोगे? ब्रैकेट में बंद कर दोगे। कर दिया ये? अच्छा, मैंने 9th क्लास में आपको कहीं ना कहीं तो बताया होगा, जब आपने गति के नियम पढ़े थे तब भी बताया होगा, और बीच में भी कहीं ना कहीं आया होगा, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन चेंज होता है तो हमेशा एक नियतांक जुड़ जाता है, एक स्थिरांक जुड़ जाता है, एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं नियतांक, या फिर इसी को, नियतांक को ही जो है दूसरे शब्दों में स्थिरांक भी बोला जाता है, स्थिरांक, है ना। ये क्या होते हैं? कांस्टेंट, नियतांक या स्थिरांक, या करके, है ना, सभी या है। इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर हिंदी में नियतांक या स्थिरांक बोलो आप। ये नियतांक या स्थिरांक क्या होते हैं? जब भी आप केमिस्ट्री, कई बार केमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, साइंस के पीछे ये वाला साइन, समानुपाती का साइन कभी भी छूटता नहीं है। जब भी आप कोई भी चीज समानुपाती का साइन लगा रहे होंगे, यदि अगर आप समानुपाती का साइन लगा रहे हैं तो समानुपाती का साइन अगर इक्वल्स टू के साइन में कन्वर्ट होता है,
अगर जब भी समानुपाती का साइन इक्वल्स टू का साइन, इसको ध्यान रखिएगा, आपको बहुत काम आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी समानुपाती का साइन चेंज होगा इक्वल्स टू के साइन में, तो हमेशा आपके पास इक्वल्स टू के बाद जो भी टर्म होगी उसके साथ एक स्थिरांक जुड़ जाएगा, है ना। तो आई तो पहले से ही था, अब यहाँ पर एक स्थिरांक जुड़ जाता है जिसको हम आर बोलते हैं, है ना। क्या हुआ, क्या हुआ, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन चेंज हुआ काय में, इक्वल्स टू के साइन में, इक्वल्स टू के साइन में चेंज हुआ, तो इसके आई के साथ एक और क्या जुड़ गया, कांस्टेंट जुड़ गया, जिसको बोलते हैं नियतांक बोलते हैं या स्थिरांक बोलते हैं। ये कांस्टेंट जुड़ जाता है, जिसके कारण से जो है वो एक नया फॉर्मूला हमको मिल जाता है, v इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर v क्या है, v जो है वो विभवांतर है, इसके बारे में भी हम लिख लेते हैं। v क्या है, इक्वल्स टू की जगह आप जो है वो यहाँ पर ऐसा एरो बना दो, v क्या है विभवान, आप एक एरो भी बना सकते हो, चाहो तो एक डंडी खींच के ऐसा, ताकि आप उस चीज को बता रहे हो, कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहे हो। इक्वल्स टू जब लिखते हैं हम तब कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, यहाँ पर एरो का साइन करके बता दो कि ये v क्या है, यहाँ पर ये विभवांतर है, ये विभवांतर है। आई क्या है, आई जो है वो विद्युत धारा है, आई क्या है, आई विद्युत धारा है। इसके बाद क्या बचा हुआ है, आर बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो स्थिरांक आर है, यहीं से आपका नया टर्म शुरू होता है। ये टर्म जो मैंने आपको वहां पर बता दिया था कि यहाँ पढ़ोगे, ये होता है आर, होता है रेजिस्टेंस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिरोध। आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको, रेजिस्टेंस, RESISTANCE, रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस की स्पेलिंग है, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए आप जो है वो प्रतिरोध ही रखो। प्रतिरोध जो है इसका आर का, आर क्या होता है, प्रतिरोध। यहाँ पर अब ये स्थिरांक जो कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है, और ये प्रतिरोध को डिफाइन कर देता है। अब यहाँ प्रतिरोध क्या होता है वो समझने वाली बात है, पहले प्रैक्टिकली समझो वो रेजिस्टेंस होता क्या है, जिसके कारण से आपको समझ में आ जाए कि ये रेजिस्टेंस ओम के नियम ने कैसे दिया, और इसकी इकाई जो है वो उन्हीं के नाम पर ओम रख दी गई। इकाई मतलब प्रतिरोध को काय में नापते हैं, ओम में नापते हैं, तो उसको याद रखिएगा। अब समझ लेते हैं प्रतिरोध क्या होता है। जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आवेश प्रवाह हो रहे होते हैं, तो जिस पदार्थ ये से ये चालक तार बना हुआ, चालक तार काय से बना हुआ था, नॉर्मली तांबे से बने हुए होते हैं या फिर एल्यूमिनियम से बने हुए होते हैं, है ना। जो आपके घरों में अपन सीरीज जलाते हैं ना, जो दिवाली के टाइम सीरीज जलाते हैं, वो सीरीज के अगर आप तार छीलोगे तो दो तरह के तार दिखते हैं। एक सफेद कलर का दिखता है तो वो एल्यूमिनियम का होता है तार, और एक पीले कलर का दिखता है जो कि तांबे का तार होता है ना। तो दो ही तार आपको जो है वो विद्युत चालक के रूप में दिखेंगे, एक तो एल्यूमिनियम होता है और एक तांबे का होता है। तो जिस भी चीज से वो पदार्थ, किसी तांबा भी एक पदार्थ ही है ना, तत्व है ना, उससे बना हुआ है, तो हमने कोई तांबे का तार लिया, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, आवेश जब इसमें प्रवाह हो रहे होते हैं, तो ये तांबे का तार तांबे से जब बना हुआ है, तो तांबे के जो कण होंगे, परमाणु अणु होंगे, वो क्या करेंगे, उस विद्युत धारा को बहने से रोकेंगे, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। क्या बोला मैंने, ये तांबे का तार तांबे से बना हुआ है, तो तांबे के कण क्या करेंगे, विद्युत धारा को बहने से रोकेंगे। और हर एक चालक तार जिस भी अलग अलग पदार्थ से बना हुआ होगा, उनका जिस मटेरियल से बने हुए होंगे, वो मटेरियल जो है उस विद्युत धारा को रोकने का काम करेगा, और अलग अलग तरह से करेगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके पास दो तार हैं, एक कॉपर का और इतनी ही लंबाई का जो है वो एल्यूमिनियम का तार भी है ना, और एक और है आपके पास चांदी का तार भी, मान लीजिए इतना ही बड़ा है। जब तीनों में आप विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे एक एक करके, तो आप देखेंगे कि तीनों के ही प्रतिरोध अलग अलग है। क्यों, क्योंकि तीनों ही अलग अलग पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं, है ना। तो क्या होते हैं, जिस पदार्थ से वो मिलकर बने हुए होते हैं, वो क्या करता है, वो पदार्थ विद्युत धारा को बहने से रोकता है या फिर उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, और उसे ही हम जो है वो प्रतिरोध कहते हैं। तो तार का वह गुण, प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तार का वह गुण जो कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट, उसको बहने से रोकता है, वो गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। सीधी सी बात है, याद रहेगी आपको, मेरे ख्याल से प्रतिरोध याद रहेगा। प्रतिरोध कुछ भी नहीं है, चालक तार का वह गुण
चालकता का वह गुण जिसके अंतर्गत वह विद्युत धारा को बहने से रोकता है या उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, वो गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। और एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रतिरोध की डेफिनेशन आ चुकी है, हालांकि 2 साल में नहीं आई है, उसके पहले आई है, लेकिन आ चुकी है प्रतिरोध की डेफिनेशन, इसलिए जरूरी भी है कि प्रतिरोध की परिभाषा सुनाओ, उसकी इकाई लिखो, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। या ऑब्जेक्टिव में हो सकता है लिखा हुआ जाए किसी चालक का वह गुण जिसके अंतर्गत वह विद्युत धारा का विरोध करता है, खालिस्तान कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए वो प्रतिरोध कहलाता है ना। तो ये चालक तार क्या करेगा? विद्युत धारा को बहने से रोकेगा। और वह गुण चालक तार का वह गुण जो विद्युत धारा को बहने से रोकता है या उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध की डेफिनेशन जो है वो ओम ने बताई। कब बताई? जब उन्होंने वोल्टेज और करंट को रिलेट किया, उनके बीच संबंध बताया, तो एक नए स्थिरांक या नियतांक कांस्टेंट का जन्म हुआ, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध चालक तार का ऐसा गुण है जो कि विद्युत धारा को बहने से रोकता है या विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, वो गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे, इसकी इकाई क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो जन्म हुआ था वो किसके वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक ने किया था? ओम ने किया था, है ना। ओम ने ही जो है वो वोल्टेज और करंट के बीच संबंध बताया, तो एक नए स्थिरांक का जन्म हुआ जिसको हम आर बोलते हैं। और उसने क्या करा, इस आर के जो इसके उनके सम्मान में ओम ने इसका नाम दिया था। इसके कारण से उनके सम्मान में इसकी जो इकाई रखी गई, प्रतिरोध की जो इकाई रखी गई, वो रखी गई ओम, है ना। जो प्रतिरोध को काय में नापते हैं, कोई पूछेगा प्रतिरोध को काय में नापते हैं, तो बोलेंगे ओम में। और इसका सिंबल होता है ऐसा कुछ, ऐसा डंडा बनाया, ऐसा गोल बनाया और एक और डंडा बना दिया, तो घोड़े की नाल जैसा ऐसा सिंबल होता है, इसको हम ओम बोलते हैं। और नॉर्मली हम इसी सिंबल का यूज कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए अपन रजिस्टेंस बोल दिए, 100 ओम लिखा है यहाँ पर, तो 100 लिखने के बाद ओम लिखने की जगह ऐसा सिंबल बना देते, 100 ओम, 200 ओम, ऐसा सिंबल बना देते हैं, है ना। तो ये चीज जो है वो उनके सम्मान में ही प्रतिरोध की इकाई क्या रख दी गई? ओम रख दी गई, है ना। तो ये जरा बस इतना ही है ओम का नियम। आप सोच लो आप कितना कितना बड़ा है, ज्यादा बड़ा है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये पूछ सकते हो कि भैया ये 5 नंबर में आएगा, तो 5 नंबर मिलेंगे क्या हमको इसकी डेफिनेशन लिखने पे और इसका फॉर्मूला और इसको एक्सप्लेन बस करने पे? हमको 5 ये भी नहीं लिखना है आपको। तो ये तो मैंने बताया था कांस्टेंट स्थिरांक। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट नियतांक स्थिरांक ऐसे अंक होते हैं जिनका मान जो है वो स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता है ना। तो उनको हम स्थिरांक बोलते हैं। यहाँ पर जो प्रतिरोध है उसका मान अगर एक बार जितना हो गया उतना ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है ना। जब तक आप कोई भौतिक परिस्थिति में उसके परिवर्तन ना हो जाए। अगर हो जाता है उसकी भौतिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन या फिर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो केस अलग है। नहीं तो आर का मान जो स्टार्टिंग में होगा वही आपको हमेशा ही मिलने वाला है। तो वो आर का मान कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ गए होंगे ओम का नियम कितना इजी है ना। कुछ भी नहीं है उसमें। क्या है ओम के नियम में? किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। सॉरी, हाँ। तो ओम का नियम क्या बोलता है? किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है, अर्थात बी प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन चेंज होगा इक्वल्स टू के साइन में। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब समानुपाती का चिन्ह चेंज होगा इक्वल्स टू के चिन्ह में। और वो जैसे ही इक्वल्स टू के साइन में चेंज होगा, यहाँ पर एक और टर्म जुड़ जाएगी, आर टर्म जिसको बोलेंगे, जो कि क्या है? एक नियतांक है। आर यहाँ पर क्या है? नियतांक या फिर स्थिरांक है, आप लोग बोल सकते हो स्थिरांक है, स्थिरांक है ना। हिंदी में इसको स्थिरांक या भैया नियतांक बोलते हैं। हाँ लक्ष्मी। जैसे कॉपी है उसमें तो समानुपाती की जगह अनुक्रमानुपाती लिखा है। हाँ, समान जैसे यहाँ पर स्थिरांक और नियतांक है, वैसे यहाँ पर समानुपाती का दूसरा ही शब्द, इसका ही पर्यायवाची एक और शब्द है, इसको अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, है ना। अनुक्रमानुपाती दोनों ही सेम शब्द है। अनुक्रमानुपाती थोड़ा सा क्या है, डरावना शब्द लगता है और बच्चों को जो है वो ऑलरेडी इसमें चालकता और भौतिक परिस्थिति आ जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको अलग तरह उसको समानुपाती लिख दिया। अनुक्रमानुपाती भी समानुपाती का ही पर्यायवाची है, कुछ फर्क नहीं है, दोनों सेम है ना। तो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती दोनों ही सेम है। अच्छा, इसकी जगह एक और शब्द होता है व्युत्क्रमानुपाती, है ना।
व्युत्क्रमानुपाती, ये टर्म जो है वो बिल्कुल अलग है, ये नहीं लिख सकते आप। व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल नहीं लिख सकते, व्युत्क्रमानुपाती अलग हो जाएगा। याद है अपन ने 9th क्लास में व्युत्क्रमानुपाती, माती नहीं पाती, माँ नहीं है पा है। याद है अपन ने 9th क्लास में जब अपन वो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें अपन ने एक चीज सीखी थी। एक गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के बाद आया था, अगर हम किसी चीज पे बल लगाते, फोर्स, वो वाला था जिसमें अपन वो उदाहरण पढ़ रहे थे कि अगर अपन खड़े रहते जमीन पे तो जो है वो ज्यादा वजन पड़ता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है ना। दाब दाब वाला सूत्र था, दाब बराबर से प्रणोद बटे क्षेत्रफल, याद है? दाब बराबर से प्रणोद बटे क्षेत्रफल, प्रणोद बटे क्षेत्रफल था, आपको हाँ शायद याद होगा। तो उसमें मैंने आपको हाँ बताया भैया। था, हाँ बिल्कुल। तो ये दाब का, प्रेशर का एक फॉर्मूला था, दाब बराबर से होता था, दाब बराबर से प्रणोद बटे क्षेत्रफल। अच्छा चलो छोड़ो इसको, ये वाला हो सकता है कुछ बच्चों को याद ना हो, आप ग्रेविटी वाला याद रखो। ग्रेविटी वाला तो याद होगा, ग्रेविटी वाले में F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये तो याद होगा, या डी स्क्वायर बोल दो, डी स्क्वायर डिस्टेंस, आर या डी कुछ भी मान लो, डी स्क्वायर, ये तो याद होगा, है ना। मतलब इसमें अपन ने देखा था कि जो ऊपर की टर्म होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब उस जो बल लगने वाला बल होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है, इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उन दोनों पिंडों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि 1/d²। जब हम व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं बटे में आ जाती है वो संख्या, और जब अनुक्रमानुपाती या समानुपाती बोलते हैं तो उसके जस्ट प्रोपोर्शनल में रहती है, उसके जस्ट बराबर में रहती है, बटे में नहीं रहती है ना। तो यहाँ पर समानुपाती जो ओम का नियम है, वो समानुपाती लिखो या अनुक्रमानुपाती लिखो, दोनों ही सही है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने क्यों समानुपाती लिखा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर अनुक्रमानुपाती लिखते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। मैं हालांकि मैं आप सभी बच्चों को जब मैं फाइनल रिवीजन करवाता हूँ, फाइनल तक पहुंच जाते हैं, तब मैं आपको बोलता हूँ कि धीरे धीरे समानुपाती लिखना छोड़ो, और बुक में अनुक्रमानुपाती लिखा है तो अनुक्रमानुपाती ही लिखना सीखो। लेकिन उसके बाद भी अगर आप समानुपाती लिखते हो एग्जाम में, तो कोई इसको गलत नहीं बोल सकता, समानुपाती बिल्कुल सही शब्द है, उसमें कोई गलती नहीं है बेटा, है ना। इसलिए आप अनुक्रमानुपाती याद रखो, समानुपाती दोनों का ही जो यहाँ पर मीन निकल रहा है वो सेम टू सेम निकल रहा है। हाँ, व्युत्क्रमानुपाती मत लिखना, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा और ये जरूर काट देगा वो। व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, में यहाँ पर यदि ये 1/, में होता, यहाँ पर 1/i होता तो फिर व्युत्क्रमानुपाती हो जाता वो, है ना। लेकिन यहाँ पर अनुक्रमानुपाती हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए तो उसका वोल्टेज यानी कि उसका विभवांतर उसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। और अगर हम समानुपाती का साइन चेंज करेंगे इक्वल्स टू के साइन में, तो यहाँ पर एक स्थिरांक जुड़ जाता है, उस स्थिरांक को क्या बोलते हैं हम, आर प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण जिसके तहत वह विद्युत धारा को बहने का विरोध करता है, या उसके विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, या बाधा पहुंचाता है, बाधा उत्पन्न करता है, उस गुण को हम बोलते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध को काय में नापते हैं, ओम में नापते हैं, ओम में नापते हैं। ऐसा सिंबल बना सकते हो आप और ब्रैकेट में लिख सकते हो, ओम में नापा जाता है इसको, ओम, है ना। ओम अगर नीचे ऐसा लिखो, हाथ में ऐसी रेफ लगा दो तो ज्यादा अच्छा है। केवल अगर आप ओम लिखते हो तो गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। आपको ओम लिखना है, जैसे यहाँ पर ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है ना, यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, ये ओम नहीं है, ओम गलत है, ये वाला ओम नहीं लिखना है आपको हिंदी में, आपको ऐसा लिखना है, ओ हमें नीचे रेफ ओम, ओम ऐसे लिखना है ना। तो ओम में नापा जाता है प्रतिरोध को, और ये प्रतिरोध का सिंबल होता है, उसकी इकाई का सिंबल जो है वो प्रतिरोध ऐसा होता है। मेरे ख्याल से ये था आपका ओम का नियम, है ना। फिर मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इतने से लिखने पे आपको जो है वो 4 नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलने वाले, है ना। इसमें आपको जो है वो प्रैक्टिकल का एक डायग्राम और एक टेबल बनाना पड़ेगी। वो डायग्राम और प्रैक्टिकल क्या है तो मैंने आपको उसका वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, कि अगली क्लास में आने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें। हालांकि मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने नहीं देखा होगा, है ना। कितने बच्चों ने देख लिया बताना जरा, किसी ने देखा है उसको हाथ ऊंचा करो या बोलो आप आंसर। नहीं देखा ना? उस वीडियो पे लगभग 80 से 90 हजार व्यू हैं स्कूल के चैनल पे, अगर आप देखोगे तो वो वीडियो कोई किसी ने देखा है? भैया हाँ हाँ
फोन घर पर नहीं रहता। अच्छा नहीं रहता, चलो ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ वो। अगर मीटिंग बंद हो जाए तो एक बार फिर से आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो दिखा रहा हूँ। हाँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। ओम्स लॉ के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो सामान क्या क्या चाहिए वो आपको दिख रहा है। ये प्रैक्टिकल अपन इस बार शायद कर पाए, क्योंकि मालूम लास्ट ईयर में बच्चों ने इसका इंस्ट्रूमेंट बिगाड़ दिए, इसका वोल्ट मीटर खराब हो गया है। एक देखो यहाँ पर जो तार दिख रहा है ना, ये जो पहला दिख रहा है ये अज्ञात प्रतिरोध का तार है। ओम के नियम से हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल जो परफॉर्म करते हैं ना, उस प्रैक्टिकल में हम जो है वो किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, किसी कोई भी तार ले लिया अपन ने, उसका प्रतिरोध फाइंड करना है कि इसका प्रतिरोध कितना है। बात समझ में आई ना। अभी प्रतिरोध की डेफिनेशन देखी ना आपने। ओम के नियम में हम ये सीखते हैं कि कोई तार है हमारे पास, मान लीजिए कोई तार का टुकड़ा है, तो चलो भैया इस चालक तार का प्रतिरोध बताओ कितना होगा, तो हम वो ओम के नियम से उस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो देखिए एक बार फिर से आ जाते हैं, तो उद्देश्य यही रहता है अपना। इसके बाद हम क्या करते हैं, और क्या रहता है हमारे पास, ये चालक तार है, ये संयोजी तार है, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना आपको, इसमें ये धागे से लिपटा हुआ तार रहता है, जिसके हम कनेक्शन कर पाए। इन सबको जोड़ना पड़ेगा ना एक दूसरे से, तो उसको जोड़ने के लिए जो है वो कनेक्शन के तार रहता है। उसके बाद ये जो चीनी मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है, इस पे एक तार लपटा रहता है। आपको जब संकेत पढ़ा रहा था, तो एक चीज आई थी, परिवर्ती प्रतिरोध। रियोस्टेट बोल रहे थे, परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल ये होता है, मैंने बताया था आपको, है ना। वो वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया हूँ मैं, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इसके कारण से मैं अपलोड कर दूंगा उसको जब भी टाइम मिलेगा, है ना। तो वो चीज जो है वो परिवर्ती प्रतिरोध, जिसका सिंबल अभी ओम के नियम में भी देखेंगे अपन, वो परिवर्ती प्रतिरोध ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो ये होता है वो परिवर्ती प्रतिरोध। इसके बाद यहाँ पर जो ये पहला वाला रखा हुआ है, जिसमें वी दिख रहा होगा आपको, है ना, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, नहीं मैं जूम नहीं कर पाऊंगा इसमें, तो यहाँ पर जो पहला दिख रहा है उसमें वी बना हुआ है, इसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। और जो दूसरा बना हुआ उसमें ए बना हुआ, उसको अमीटर बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर ये जो सिस्टम रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल, इसको बैटरी एलिमिनेटर सर्किट बोलते हैं, बीईसी। क्या, बीईसी, बैटरी एलिमिनेटर सर्किट। मतलब बैटरी की जगह हम किसका यूज कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं। नहीं तो बैटरी का यूज करते, बैटरी देखिए ना आपने, बैटरी अलग अलग भारी बैटरी यूज करना पड़ती है, आजकल ये आने लगे हैं बैटरी की जगह, तो इसको बोलते हैं बीईसी, बैटरी एलिमिनेटर सर्किट। अपन जब परफॉर्म करेंगे तो मैं बहुत जल्दी वोल्ट मीटर लाऊंगा, आपको करवाऊंगा उसको, परफॉर्म करवाऊंगा मैं। तो यहाँ पर जो है वो हम पहले इससे कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके कनेक्शन के लिए ये वाला तार लेते हैं, और एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, इस तार को सबसे पहले यहाँ पर जोड़ा, बैटरी का धनात्मक सिरा, जो बैटरी का धनात्मक सिरा होता है उसको हम अमीटर के धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं। इसका पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अमीटर से यहाँ पर हमने जोड़ दिया। तो ये अमीटर दिख रहा होगा आप शायद आपको, ए वाला हिस्सा, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं, अब अमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। अमीटर के नेगेटिव, ऋण सिरा लिखा है ना, ऋण मतलब नेगेटिव सिरा, नेगेटिव सिरे को वोल्ट मीटर के धन सिरे से। ये चीज देखो यहाँ पर समझ में नहीं आएगी, जब आप जो सामने परफॉर्म करोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी, वो तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। और अपन 4 वोल्ट का इसमें वोल्टेज भी दे रहा है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, जो हमने इसको जोड़ दिया था अमीटर, इसको जो है वो वोल्ट मीटर से जोड़ रहे हैं फिर से, है ना, अमीटर को जो है वो वोल्ट मीटर से जोड़ रहे हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जिस तार का प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है, उस तार को वोल्ट मीटर के सिरों पे लगा देते हैं। जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको हम काय में लगा देते हैं, वोल्ट मीटर के सिरों पे लगा देते हैं। जिस भी तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, यहाँ पर इन्होंने नाइक्रोम का तार यूज करा है, जरूरी नहीं है, आप उसके अलावा भी कोई सा भी तार यूज कर सकते हो, है ना। इसमें अब इसके बाद क्या करना है, इस वोल्ट मीटर का कनेक्शन रियो स्टेट से कर रहे हैं, है ना। परिवर्ती प्रतिवर्ती प्रतिरोध भी बोलते हैं इसको, परिवर्ती प्रतिरोध भी बोलते हैं, सब चीज यही है, रियो स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको वोल्ट मीटर के सिरे को रियो स्टेट से जोड़ रहे हैं। तो ये आपके सीनियर जो है वो रियो स्टेट से जोड़ते हुए दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ ताकि आप बोर ना हो, ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया। उसके बाद रियो स्टेट का जो सिरा होगा, रियो स्टेट को क्या करेंगे, वापस दूसरे टर्मिनल से
उसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देंगे, एक लंबा सा तार लेंगे और ये देखो रियोस्टेट को जो है वो बैटरी से जोड़ रहा है। अब क्या करेंगे, अब बैटरी को जो है वो ऑन करेंगे, है ना। परिवर्तित जो बैटरी होगी अपने पास, परिवर्तित इधर से देखो कनेक्शन कैसा करा, इस बैटरी से पॉजिटिव पहले अमीटर को जोड़ा, अमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को वोल्टमीटर से जोड़ा, वोल्टमीटर के पॉजिटिव, वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को रियोस्टेट से जोड़ा, रियोस्टेट को वापस कहाँ से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। तो ये कनेक्शन आपको स्टार्ट, अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब आप परफॉर्म करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। उसके बाद जिस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको हम यहाँ पर लगाते हैं, इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस लगा रहे होते हैं, है ना, वोल्ट मीटर के अक्रॉस लगा देते हैं। इसके बाद क्या, इसके बाद जो है वो ये तार लगा रहे हैं, अभी जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है ना हमको, वाला तार, ये देखो ये इन्होंने तार लिया, नाइक्रोम का तार है ये, इस तार को क्या करा, मोड़ लिया उसी में, और इस तार के दोनों सिरे को कैसे जोड़ दिया, वोल्ट मीटर के टर्मिनल से जोड़ रही है ये, ताकि इसका प्रतिरोध ज्ञात किया जा सके। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद जो है वो बैटरी एलिमेटर को चालू करेंगे, इसको चालू करेंगे। देखो यहाँ उसको सेट कर रहे हैं ताकि अज्ञात प्रतिरोध के तार को हमने काय पे लगा दिया, वोल्ट मीटर से लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम बैटरी एलिमेटर को चालू करेंगे। तो बैटरी एलिमेटर पे अभी इन्होंने 4 वोल्ट पे सेट करके रखा है, 4 वोल्ट पे है कि नहीं, उसको जो है वो चालू करो। तो देखो चालू करा, लाइट जल गई, और लाइट जलने पे क्या होगा, देखो ये वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ गई। पहले ये वोल्ट मीटर पे रीडिंग 0 थी, अभी क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन अभी देखो ये हल्का सा डंडा दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा आगे दिख रहा है, तो इसमें कुछ वोल्टेज आ गया। ऐसे इसमें जो है वो करंट भी आ गया, देखो करंट की वैल्यू भी कुछ दिखाई दे रही है, 0 से थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके जो है उस पर उसका वीडियो ले, उसकी वो ले लेंगे अपन, रीडिंग ले लेंगे अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग। इसको देखो रियोस्टेट को जैसे आप आगे पीछे करोगे ना, तो वोल्टेज जो है वो चेंज होता है। यहाँ पर देखो वो, ये देखो वो रियोस्टेट को चेंज कर रहे हैं ना, देखो वोल्टेज घट बढ़ रहा है ना, ये रियोस्टेट के कारण से हो रहा है। वोल्टेज के साथ साथ अमीटर भी चेंज हो रहा है, अमीटर में जो है वो भी करंट जो है वो चेंज हो रहा होता है, देखो दिख रहा है हिलता हुआ। तो हम रियोस्टेट की सहायता से वोल्ट मीटर अमीटर के जो है वो मान चेंज कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, एक हम टेबल बनाते हैं, इस टेबल में क्या करते हैं, हम जितने भी हम रियोस्टेट को बार बार चेंज कर रहे हैं, वो आपको जो रियोस्टेट के ऊपर ऐसा वो मूव करने वाला दिख रहा था ना, उसको जैसे जैसे मूव करते हैं हम, वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग अलग अलग आ रही होती है ना। जब वो अलग अलग आ रही होती है तो हम अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट की रीडिंग जो है वो टेबल में नोट कर लेते हैं। वो टेबल कैसी रहती है, ऐसी रहती है, उसमें लिखा रहता है क्या, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, काय में, वोल्ट में नापेंगे, जाहिर सी बात है, वोल्ट मीटर काय में नापेगा, वोल्ट में नापेगा। रीडिंग ऑफ अमीटर, अमीटर की रीडिंग लिखेंगे, वो काय में नाप रहे हैं, वो एम्प्स में नापेंगे, एम्पियर में नापेंगे। उसके बाद जो है वो ये रेजिस्टेंस का हम फॉर्मूला अभी देखेंगे, ओम के नियम से बन जाता है ये वाला फॉर्मूला। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, तो पहली वैल्यू कितनी है, 0.3 काय की, वोल्ट मीटर की रीडिंग। उसी केस में अमीटर की रीडिंग कितनी थी, 0.12 ये रीडिंग थी। उसके बाद क्या करा, इन दोनों को क्या करा हमने, आर की वैल्यू, यहाँ पर देखो ओम के नियम से मैं बता देता हूँ फॉर्मूला इन्होंने कैसे निकाला है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर हम ओम के नियम की बात करें तो ओम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। इसको याद रखने के लिए मैं पिछली बार से ट्रिक बनाई है, V इक्वल्स टू अय्यर। अय्यर नाम सुना, अय्यर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अय्यर साइंटिस्ट, अय्यर साइंटिस्ट है ना। तो V इक्वल्स टू अय्यर, अय्यर अय्यर मतलब आई और आर, V इक्वल्स टू आई आर। तो इसकी फॉर्मूला, अच्छा ये फॉर्मूला है, इसकी सहायता से हम आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू, ये आई इधर चला जाएगा, V अपन आई लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आर का फॉर्मूला मैंने इसी फॉर्मूले से बना लिया। आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते कैसे, वोल्टेज को डिवाइड कर दे अगर करंट से, तो जो है वो प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो वही यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपको, यहाँ पर इस टेबल में वही करा है इन्होंने, आर इक्वल्स टू V अपॉन आई कर दिया, मतलब वोल्टेज 0.3 में डिवाइड कर दिया 0.12 का, जैसे डिवाइड करा तो 2.5 आ गया, है ना। इसके बाद जो है वो अलग अलग रीडिंग ले ली, वोल्टेज की अलग अलग रीडिंग ले ली, और उसके लिए जो है वो करंट की वैल्यू भी अलग अलग आ गई। उससे उन्होंने क्या कर लिया, प्रतिरोध ज्ञात कर लिया, ये प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। अच्छा अब अलग अलग रिंग में प्रतिरोध देखो अलग अलग आ रहा है, सेम तार है लेकिन प्रतिरोध अलग अलग आ रहा है, 2.5, 2.5, 2.68, 2.8, 2.85, 2.69। इन सबका क्या करेंगे हम, एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज जानते हो ना, आंकड़ों का योग बताए, आंकड़ों की संख्या। तो 6 रीडिंग ली थी, 6 को जोड़ दिया और 6 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया, 2.6 ओम। यानी कि जो तार इन्होंने लिया था, जो दिख रहा था, उस उतने लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा, 2.6 ओम प्रतिरोध होगा।
है ना? तो बस ये इतना सा है। अच्छा, इसी इसी चीज़ का अगर आप ग्राफ बनाना चाहोगे, ये ग्राफ भी इन्होंने शायद इसमें शो किया होगा मैंने, हाँ।